नमस्कार साथियों, आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखा जाएगा जो कक्षा 10 में और चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पीसीएस हो, टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत हो, इससे प्रश्न क्या होते हैं बनते रहते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न मिट्टी से। कह रहा है निम्न में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। कह रहा है काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सीमेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सीमेंट। बल्कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी क्या है? मिट्टियों के प्रकार हैं। फिर कह रहा है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। कह रहा है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, लेकिन इस ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं है। तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ अर्थात उष्णकटिबंधीय मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, और जो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, ये 3 राज्यों इसका प्रमुख क्षेत्र है। कह रहा है मृदा का अपरदन का साधन है। कह रहा है कि मृदा का अपरदन का साधन है पवन द्वारा, हिमनद द्वारा, जल द्वारा, पशुचारण द्वारा। तो मृदा का सबसे ज़्यादा अपरदन किससे होता है? जल द्वारा होता है। फिर कह रहा है लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। कह रहा है पंजाब की भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अर्थात गहन खेती करना, वनों का काटना, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। पंजाब में जो भूमि में निम्नीकरण का मुख्य कारण है, अधिक सिंचाई से क्या हो रही है? अधिक सिंचाई से पंजाब की भूमि क्या हो रही है? निम्नीकरण हो रही है। देखिए, ये क्वेश्चन काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी हर हालत में आप लोगों को पढ़ के जाना है। कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो अभी हमने बताया कि कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। अब काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहते हैं या ट्रॉपिकल चेरनोजियम कहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। कह रहा मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है? अगर मृदा के सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हमारा जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? जलोढ़। जलोढ़ में ये वाला ऑर्डर रहेगा। अगर मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, काप मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, फिर प्रश्न है रेगूर अर्थात रेगर मृदा का दूसरा नाम है। तो हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी या काली मृदा। देखकर है भारत में मृदा की ऊपरी परत ह्रास का कारण है? वायु अपर्दन, निक्षालन, जल अपर्दन। तो क्या होगा हमारा? जल अपर्दन। फिर प्रश्न दिया है भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण लवड़ी हो रही है? भारत को सिंचाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचित कर रहा है, अर्थात सिंचाई के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी का लवड़ी कारण है। पूछेगा भारत में मिट्टी जो कृषि योग्य भूमि है वो लवड़ी क्यों हो रही है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो रही है? सिंचाई की जा रही है। अधिक सिंचाई करने से मिट्टियां क्या हो जा रही हैं? लवड़ी होती जा रही हैं। और देखिए कह रहा है कौन सा क्षेत्र अवनालिकाओं है अथवा बीहड़ से सर्वाधिक प्रभावित है? अर्थात वो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मिट्टियाँ कटी फटी होती हैं, दरारें होती रहती हैं? तो हमारा क्या है? जो मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश में है चंबल घाटी। मध्य प्रदेश में एक नदी है चंबल नदी। जो चंबल घाटी है वहाँ पर क्या जाते हैं? अवनलिकाओं और बीहड़ की क्षेत्र है। अवनलिकाओं तथा बीहड़ का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चंबल घाटी के क्षेत्र में क्या है? अवनलिकाओं तथा बीहड़ के सर्वाधिक प्रवाहित क्षेत्र है। देखिए कह रहा मृदा अपरदन
रोका जा सकता है? कर अधिक चराई से नहीं होगा। वनस्पति का उन्मूलन द्वारा अर्थात वनस्पतियों के काटने द्वारा, ये भी नहीं होगा। वनारोपण द्वारा अर्थात वनों को लगाने से क्या है, वनों को लगाने से क्या होगा, मृदा अपरदन को क्या हो जाता है, रोका जा सकता है। अपरदन क्या होता है, एक होता है अपरदन, एक होता है अपक्षय। अपरदन क्या होता है, अपक्षय जो होता है अपने ही जगह पे काटते, मिट्टी के कटाव होता है। और अपरदन क्या होता है, इसमें मिट्टी अपने जगह कट के दूसरे स्थान पर जा चली जाती है, वो हमारा क्या होता है, अपरदन होता है। फिर कह रहा है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? अगर कभी भी कहे भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो दलहनी, अर्थात जितने भी दलहनी होते हैं उस फसलों में क्या होनी चाहिए, उस फसलों को ही लगानी चाहिए, जिससे उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है। तो कह रहा है गेहूँ, चावल और उड़द। तो उड़द हमारा क्या है, दलहनी फसल है, तो उड़द हो जाएगा। देखिए फिर कह रहा है रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा, उस ऑप्शन में गुजरात दिया था लेकिन उसमें महाराष्ट्र नहीं दिया था, तो इस ऑप्शन में क्या दिया है, इस ऑप्शन में रेंगुर मिट्टी को हमने काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेंगुर मिट्टी, इसे कहाँ पाया, सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में। तमिलनाडु कह रहे हैं गुजरात में, पहला स्थान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। कह रहा है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है किसको, काली कपासी मिट्टी को। कपासी काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, स्वतः कृषि मिट्टी, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मिट्टी क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता होती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित और दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई क्या कहते हैं, स्वतः जुताई या स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। कर भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है। अगर भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का जाए तो कछारी मिट्टी, क्या है, कछारी मिट्टी, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कौन है, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखिए प्रश्न दिया है जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैं ये जितना प्रश्न बता रहा हूँ ये हाई स्कूल में और टीजीटी में, पीसीएस में, ये पीसीएस, आरओ, एआरओ सब में आ गया है। तो जो जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है काप मिट्टी, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी का कई नाम हो गया, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है, कौन होती है, जलोढ़ मिट्टी, या इसी को कहते हैं दोमट मिट्टी। क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। पूछता है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी, इसी को कह सकते हैं दोमट मिट्टी। अब देखिए प्रश्न है संसाधन एवं विकास से। संसाधन विकास से भी क्या होते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे पीजीटी हो। अब देखते हैं, कह रहा है भूमि संसाधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्या होती है, भूमि क्या होती है, प्राकृतिक निर्मित संसाधन है। कह रहा निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन, अजैविक जिसमें जीवन न हो, क्या हो, जिसमें जीवन न हो, वो हमारा क्या होता है, अजैविक संसाधन होते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कोई दो जैविक संसाधन बताइए, कोई दो अजैविक संसाधन बताइए। अर्थात जिसमें जीवन न हो अर्थात जीवन रहित हो, वो हमारा क्या होता है, अजैविक संसाधन होते हैं। और जिसमें जीवन होता है अर्थात जिसमें जीवन पाई जाती है, वो हमारा क्या होता है, जैविक संसाधन होते हैं। तो पशु, पौधे, मछलियाँ में जैविक संसाधन अर्थात जिसमें जीवन पर माने नहीं, जैविक माने जिसमें जीवन हो, तो अर्थात जो चट्टाने हैं वो हमारा क्या है, अजैविक संसाधन हैं। फिर प्रश्न कहते हैं, कह रहा है उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधन वर्गीकरण सही है? तो कह रहा है कि उपलब्धता के आधार पर कौन सा संसाधन सर्वसुलभ है? तो कह रहा है कि सर्वसुलभ, समान सुलभ, दुर्लभ।
पहले हमें सर्वसुलभ मिलता है, उसके बाद समान सुलभ। ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सर्वसुलभ, समान सुलभ और दुर्लभ। कह रहा मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। इसका ये किसका कथन है? तो मनुष्य ज्ञान का ही सबसे बड़ा संसाधन है, तो इस कथन का उत्तर क्या होगा? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन का एक कथन और ये भी है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी, पीजीटी, नेट समय पूछ चुका है, तो ये हाई स्कूल में भी दिया है। मनुष्य ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। और संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं, इसका ये क्या है? इनका भी कथन, किसका कथन है? ये जिम्मरमैन का कथन है। देखिए कह रहा है वन जीव अधिनियम। कह रहा है वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अब देखिए कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन मृदा वन से संरक्षण है। अर्थात उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में लोग वहाँ पर जब पेड़ों की कटाई होने लगी तो वहाँ के महिलाओं ने और वहाँ के लोगों ने पेड़ों से कहा जाता है चिपक जाते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। ये कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। इसके आंदोलनकर्ता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। यही जो ज़्यादा प्रश्न पूछता है, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। कह रहा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए सुंदरवन की बात किया जाए, सुंदरवन हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन हमारा क्या है? ये हाई स्कूल में प्रश्न पूछ चुका है। जो पश्चिम बंगाल में है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान है, क्या है? ये सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। अब देखिए कह रहा है सरिस्का रिजर्व किस राज्य में है? सरिस्का रिजर्व। तो एक है रणथंबोर और सरिस्का रिजर्व। ये हमारा राजस्थान में क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान में, राजस्थान के रण में सर गया, राजस्थान के रण में सर गया। मतलब राजस्थान रण से रणथंबोर और सरिस्का, ये बाघ रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है ये हमारा? राजस्थान में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा राजस्थान। फिर कह रहा चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध हमारा उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन की बात कहा जाए तो चिपको आंदोलन हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड से संबंधित राज्य है। देखिए इसमें कट नोट करके लिखा है आंदोलनकर्ता, मतलब चिपको आंदोलन के आंदोलनकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। कब किए थे? 1973 में। अब देखिए कह रहा है 27वां प्रश्न कह रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अर्थात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो ये हमारा क्या है? उत्तराखंड है। एक प्रश्न इसमें कहता है राजा जी जिम करके उतरे कार से। राजा जी जिम करके कार से उतरे। जो राजा हैं वो जिम कर रहे हैं और जिम करने के बाद कार से उतर रहे हैं। तो अब देखिए राजा जी राष्ट्रीय पार्क, राजा जी जिम करके, तो जिम कॉर्बेट और कार से कॉर्बेट, उतरे से उत्तराखंड। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हमारा क्या है? उत्तराखंड। कर भू आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भू से विनोबा भावे। अब देखिए भू में पहला शब्द क्या है? पहला वर्ड क्या है? भू है। तो इस वर्ड में सबसे ज़्यादा भ है, भ इसमें है। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखिए कह रहा है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में कौन सा संस्था तैयार करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ICUN, इंटरनेशनल कन्वर्जन यूनियन नेचर है। अब देखिए फिर कह रहा प्रोजेक्ट टाइगर
को कहते हैं बाघ परियोजना। क्या कहते हैं? बाघ परियोजना। ये 1973 में हुआ था। ये कई बार टेट में पूछ चुका है, सुपर टेट में पूछ चुका है और बहुत से एग्जाम में भी पूछ चुका है जो पर्यावरण से संबंधित हैं। अब कह रहा देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है, वन से घिरा हुआ है? तो 24.40 या कहीं कहीं 25% दिया है। फिर कह रहा है ये क्वेश्चन कई बार टेट, सुपर टेट, टीजीटी अगर पर्यावरण संबंधित जितने भी प्रश्न है उससे पूछा रहता है। कह रहा है रियो डी जेनेरियो, अर्थात ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में। कब किया गया था? रियो डी जेनेरियो ये कब किया गया था? 1992 में। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न फसल से है। कह रहा है भारत में फसल मुख्यतः 3 फसल बोई जाती हैं। रबी की फसल, अर्थात जब भी रबी की बात की जाए तो समझ जाइए जाड़ा। किसकी बात कर रही है? जाड़ा को। तो बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। अब देखिए इसका फसल कौन है? सबसे ये फसल केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, फसल पूछ जाता है। तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब कब बोए जाते हैं? जाड़े में बोए जाते हैं। कब बोए जाते हैं? ये जितने भी फसल हैं जब भी रबी कहे तो जाड़ा। क्या कहते हैं? रबी, जाड़ा। तो इसके प्रमुख फसल क्या हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। अब देखिए कह रहा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल देखिए अप्रैल में कटी जा रही थी, तो मई छोड़ दीजिए, जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में जब वह बोई जाती थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कटाई होगी। इसका प्रमुख फसल है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन ये सभी क्या है? हमारे खरीफ के फसल हैं। कह रहा है जायद की फसल। ये ग्रीष्मकालीन फसल है। क्या है? ग्रीष्मकालीन फसल है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ठीक, खरबूजा लेने खरबूजा है, ककड़ी, खीरा, भिंडी तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे नेनुआ हुआ, सब क्या होते हैं? ये सब हमारे क्या होते हैं? ग्रीष्मकालीन में बोए जाते हैं। अब देखिए कह रहा नकदी फसल, जिसको बोने से हमें नगद पैसा मिलता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये हमारे क्या हैं? नकदी फसल हैं। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू ये हमारे क्या हैं? नकदी फसल हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कह रहा नवीकरणीय ऊर्जा। तो कह रहा है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होता है, अर्थात वे ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो हमें हमेशा प्राप्त होते हैं, वो हमारा क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ है, आधा जो है जो वपरा की मतलब वारी, ये है ज्वारी। क्या है? ज्वारी, पवन बिजली और बायोमास। बायोमास को एकदम देख लीजिएगा, क्योंकि बायोमास जब आएगा तो लगेगा कि ये हमारा क्या है? अनवीकरणीय है, लेकिन बायोमास इसको जरूर ध्यान से रहे, बायोमास का क्या हमारा? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर देखते हैं अनवीकरणीय, न है पूरा, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन है? वे ऊर्जा जो हमें क्या होते हैं? जिसको एक बार नष्ट कर दें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो हमारा क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा होता है। जैसे कोयला है, कोयला जला देने पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक, केवल राख में। फिर इसको प्राप्त किया जाए तो नहीं मिलेगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। देखिए जीवाश्म ईंधन देख लीजिए, जीवाश्म हमारा ईंधन क्या है? अनवीकरणीय है। लेकिन वन की बात किया जाए, वन हमारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन? वन हमारा क्या है? वन, बायोमास, और यहाँ पर वन है, वन हमारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।